नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। अभी पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। जानता हूँ अभी थोड़ी रुक रुक के चल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे फ्लो में होगी, ऐसी आशा ऐसी उम्मीद रखते हैं अपन सब। तो प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में अपन ने स्थिर विद्युत की वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हमने आवेशन की विधियाँ पढ़ी थी, जिसमें अपन ने 3 प्रकार की विधि देखी थी। पहली घर्षण द्वारा, दूसरी चालन द्वारा और तीसरी विधि थी प्रेरण द्वारा। इन तीनों विधियों को अपन ने डिटेल में समझा था। इसके बाद हम इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है वो है विद्युतदर्शी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। बच्चों, अपन ने 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में जब ऑप्टिक्स पढ़ी थी तो उसमें अपन ने एक टॉपिक देखा था, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी आप जानते भी होंगे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी हम कहते हैं सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम में आता है। दूरदर्शी में हम कहते हैं दूर जो स्थित हैं वस्तुएं उनको देखने के काम में आता है। बिल्कुल इसी तरह से ये विद्युतदर्शी है बच्चों, यानी इसको अगर अपन देखें तो ये विद्युत देखने के काम में आता है। उन्हीं की तरह अगर अपन देखें तो विद्युत देखने के काम में आने वाला उपकरण विद्युतदर्शी है। अब विद्युत हमने पहले पढ़ा था कि विद्युत और आवेश दोनों एक ही है। विद्युत है तो आवेश है, तो मीन्स किसी वस्तु पर आवेश देखने के या आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जिस उपकरण को काम में लिया जाता है उसको हम विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु आवेशित है या आवेशित नहीं है, इसका पता हम जिस उपकरण से लगाते हैं उस उपकरण को हम विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है, ये विद्युतदर्शी चूँकि एक उपकरण है तो उपकरण है तो इसकी कुछ संरचना होगी। वो संरचना आपको इस चित्र में दिख रही होगी बच्चों, ध्यान से देखो एक बार इस संरचना में क्या क्या है। सबसे पहले ये एक कांच का जार है। ठीक है, इस कांच के जार के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है और उस ढक्कन में अपन ने एक कॉर्क लगाया हुआ है। ठीक है, कॉर्क से बिल्कुल एयर टाइट रहता है। ठीक है, इस कॉर्क के बीच में एक छेद होता है और उस छेद में हमने एक छड़ लगाई हुई है। ये पूरी एक छड़ है जो कि धातु की है, चालक है। ठीक है, ये धातु की छड़ है जिसका आधा सिरा या कुछ सिरा ऊपर निकला हुआ है और बाकी सिरा इस बोतल के इस जार के अंदर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस जार के नीचे की तरफ जो है हमने क्या लटकाई हुई है, स्वर्ण पत्ती लटकाई हुई है। यानी ये स्वर्ण पत्ती दोनों सोने की पतली पन्नियाँ हैं। ठीक है, ये अभी जब अपन ने लटकाई होगी, जब ऐसी नहीं होगी, देखो इस तरह से होगी कि पहली पत्ती इस तरह से है। ठीक है, यहाँ से लटकाई हुई है, इसके अंदर एक नोब है कोई, उसके ऊपर एक पहली पत्ती डाल दी और दूसरी पत्ती भी इसी के ऊपर रहेगी। ठीक है, शुरू में ये दोनों पत्ती एक दूसरे के ऊपर थी। ये स्थिति कब आती है इसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो 2 सोने की पतली पन्नियाँ यहाँ लटकी हुई हैं। इस उपकरण को हम कहते हैं विद्युतदर्शी। किस लिए काम में आता है, आवेश की एक तो उपस्थिति का पता लगाते हैं इससे, और दूसरा उसकी प्रकृति का भी पता लगाते हैं। अब प्रकृति का मतलब उसके अंदर धन आवेश है या उसके अंदर ऋण आवेश है, इसका पता भी हम इससे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं उसकी बात अपन करते हैं। अपन मान के चलते हैं हमारे पास ये कोई एक छड़ है। ठीक है, चालक छड़ है, और इस विद्युतदर्शी की सहायता से हमें ये बताना है कि ये छड़ आवेशित है या आवेशित नहीं है। ठीक है, अब हालांकि अपने को चित्र में दिख रहा है कि इसके ऊपर अपन ने कैसा आवेश दिया हुआ है, धन आवेश। तो पहले अपन यही मान के चलते हैं कि अपन इसको आवेशित है, ये है ना। अब वो आवेशित का पता हमें इस विद्युतदर्शी से कैसे लगेगा उसकी अपन जानकारी लेते हैं। देखो, ये जो धनावेशित छड़ है, आप इमेजिन करो जैसे ही ये छड़ एक दूसरी चालक छड़ के संपर्क में आएगी, टच में आएगी, तो कौन सी वाली विधि होगी बच्चों, चालन वाली विधि, जिसमें 2 वस्तुओं को क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं। तो ये वाली जो छड़ है जब इस वाली छड़ के संपर्क में आएगी तो ये पहले अनावेशित थी पूरी, ये प्लस साइन तो बाद में आया जब इससे संपर्क में आई। शुरू में ये पूरी कैसी थी, अनावेशित थी। ये जो दोनों पतली पन्नियाँ थी ये कैसे थी, एक दूसरे के ऊपर थी। ठीक है, अब जैसे ही ये धनावेशित छड़ इसके संपर्क में आई तो इसने चालन विधि से अपना आवेश किसको ट्रांसफ़र किया, इस छड़ को। इस छड़ में से वो धनावेशित चूँकि चालक छड़ है इसके अंदर चालन होता गया उसका, और चालन होते होते चूँकि सोना भी धातु होता है, चालक होता है, तो वो जो धनावेशित है, धनावेश है, वो धीरे धीरे इस चालक छड़ में चलता हुआ किस पे आ गया, सोने की पतली पन्नियों पे आ गया। अब आप इमेजिन करो ये दोनों पन्नियों पर धनावेश आ गया, पहली पन्नी पर और इसके नीचे जो पन्नी है उस पर भी। तो धनावेश हम जानते हैं हमेशा धनावेश को
प्रतिकर्षित करता है, बिल्कुल सही। तो उस प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों पत्तियां एक दूसरे से दूर हट जाएगी, ये पत्ती इधर चली जाएगी और ये पत्ती इधर चली जाएगी, ठीक है, प्रतिकर्षण के कारण। तो अब ये तो हमने मान के चला कि ये आवेशित है, धनावेश है, हमको दिख रहा है, लेकिन अपन इमेजिन करें जैसे ये हमारे पास पेन है और मैंने इस पेन को इस छड़ के संपर्क में लाया। अब संपर्क में लाने पर दो घटनाएं हो सकती हैं पॉसिबल। क्या क्या हो सकता है? संपर्क में लाने पर इसके अंदर ये जो सोने की पन्नियाँ हैं इनकी स्थिति यही वाली बनी रहे। तो यही वाली कब बनी रहेगी? जब इनके अंदर कोई आवेश नहीं आएगा। आवेश नहीं आया तो ये सोने की पतली पन्नियाँ एक दूसरे के ऊपर बनी रही। मीन्स जो धातु की छड़ हमने इसके संपर्क में लाए हैं वो कैसी है? वो अनावेशित है, बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर वो आवेशित है, मान लो ये पेन हमारा कोई धातु की छड़ है और वो आवेशित है और वो इसके संपर्क में लाया, तो अगर ये छड़ आवेशित है तो कन्फर्मली ये बिल्कुल यही घटना होगी कि वो आवेश इन पतली पतलियों पर जाएगा और पन्नियाँ सेम आवेश होने के कारण एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगी हमेशा, चाहे ये आने वाली छड़ धनावेशित है चाहे ये आने वाली छड़ ऋणावेशित है। समझ गए आप इस बात को बच्चों? तो आवेश की उपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं? हम छड़ को इसके टच करवाते हैं, यदि ये पन्नियाँ फैल जाती हैं तो मतलब वो छड़ जो हमने इसके संपर्क में लाए हैं वो आवेशित है, और अगर पन्नियाँ नहीं फैलती है तो वो अनचार्ज है, न्यूट्रल है, उदासीन है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। समझ गए आप इस बात को? ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ दो चीज़ें लिखी थी, आवेश की उपस्थिति और उसकी प्रकृति। उपस्थिति का समझ में आया हमें, ठीक है, आवेश है या नहीं। प्रकृति कैसे पता लगाएंगे? देखो, जब यहाँ से धनावेश जाएगा तब भी ये पन्नी फैली, दोनों पत्तियाँ जो फैलेगी, और अगर ऋणावेशित जाएँ तो क्या होगा? तो दोनों पत्तियों पर ऋणावेश जाएगा और दोनों पत्तियाँ फिर से फैलेंगी, ठीक है। फिर अंतर क्या हुआ? हम पता कैसे लगाएंगे कि हमने जो छड़ इसके संपर्क में लाए हैं वो धनावेशित है या ऋणावेशित है, ठीक है। उसका पता कैसे लगाते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। देखो, अपन क्या करते हैं कि शुरू में मान के चलें अपन ने इसको धनावेश दिया, समझ में आया? ये अभी छड़ इसके संपर्क में नहीं है, ठीक है, हम पहले से ही इसको कुछ धनावेश दे रखा है, ठीक है। अब उस धनावेश के कारण ये पन्नी जो पत्तियां हैं या पन्नियां हैं ये फैलती हुई रहेंगी क्योंकि आवेश है इनके अंदर, ठीक है। अब अपन ये छड़ ला रहे हैं इसके संपर्क में, ठीक है। अब वो जो छड़ इसके संपर्क में आएगी उसकी तीन कंडीशन होगी कि या तो वो आने वाली छड़ धनावेशित होगी, या वो आने वाली छड़ ऋणावेशित होगी, और या वो आने वाली छड़ जो है उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगी। अगर मान के चलें कि आने वाली छड़ धनावेश है तो देखना क्या होगा, इस पे पहले से धनावेश था, पन्नियाँ फैली हुई थी। अब और धनावेश जब इसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा कि वो धनावेश चालकता के कारण इसके अंदर फिर गति करेगा और वो गति करके नीचे पन्नियों पर फैलेगा, यानी पन्नियों पर आने वाले धनावेश की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी, बिल्कुल सही। और वृद्धि होगी तो प्रतिकर्षण पहले से ज़्यादा होगा। समझ गए? ये बात अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आवेश का परिमाण बढ़ने से बल का मान भी जो है वो बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा धनावेश जब इसके ऊपर आएगा तो पन्नियाँ में और ज़्यादा फैलेंगी। तो अगर ये छड़ हमने इससे टच करवाई और पन्नियाँ पहले से ज़्यादा फैल गई, इसका मतलब जो आवेश हमने इसको यहाँ छड़ को दिया हुआ था वही आवेश आने वाली छड़ का है। धनावेश दिया हुआ था तो आने वाली का भी क्या है? धनावेश है। समझ गए? अगर मान के चले हमने जो यहाँ छड़ लगाई और छड़ लगाने के बाद पत्तियाँ फैलने की बजाय जो है वो सिकुड़ गई, यानी और दूर जाने के बजाय नज़दीक आ गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आने वाला जो छड़ है वो कैसे आवेशित की है? वो ऋणावेश की है, बिल्कुल सही। क्योंकि ऋणावेश के संपर्क में आते ही कुछ धनावेश ऋणावेश को बैलेंस करेगा और बैलेंस करते ही यहाँ धनावेश के मान में कमी आएगी, और कमी आते ही जब बल का मान जो है वो पहले से कम हो जाएगा और पत्तियाँ दूर होने की बजाय थोड़ी सी पास आ जाएंगी। तो पत्तियाँ अगर पास आ रही हैं छड़ को टच करवाने से मतलब वो आवेश ऋणावेशित है। समझ गए? अगर मान लो अपन ने किसी छड़ को यहाँ टच कराया और टच कराने के बाद भी अगर उस पत्ती पर ये जो दोनों पत्तियाँ हैं इनके परिमाण पर कोई फ़र्क नहीं पड़े, ना वो पत्तियाँ एक दूसरे से दूर जाएं ना वो एक दूसरे के पास आएँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली पत्ती छड़ पर कोई आवेश नहीं है, वो उदासीन है। ठीक है। अब ये एक सिंपल सी बात है बच्चों, बाकी
अगर और इसके डेप्थ में जाएं तो और अलग अलग कंडीशन हो सकती है। अब आप ये कह सकते हो कि ये प्लस मान लो कम है, आने वाला ऋण ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, पहले वो ऋण इस प्लस को बैलेंस करेगा, पत्तियाँ बिल्कुल पास आएगी और फिर ऋण के कारण फिर फैल जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें इसके डेप्थ में, लेकिन एक शॉर्ट में अगर अपन इन सारी चीज़ों को समझे तो उसकी कहानी जो निकल के आती है वो यही है कि अगर आने वाली छड़ के टच होने पर पत्तियाँ फैल रही हैं तो धनावेश है, यानी जो इसको दिया हुआ है वही आवेश है। अगर पत्तियां पास आ रही हैं तो ऋण आवेश है, और पत्तियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जैसे पहले थी वैसी ही बनी हुई है, तो इसका मतलब वो उदासीन है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का समझ में आया आपको? एक टॉपिक पढ़ा आज हमने विद्युतदर्शी। ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में, बुक में और देखना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और समझ में नहीं आए तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब का जो ये चैनल है इसके ऊपर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे के वीडियो जल्दी आपके पास लेकर आऊँगा।